लोगों ने पिछली कक्षा में प्रयोजनमूलक हिंदी की जो हमारी पहली इकाई है उसमें से एक विषय हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने संक्षेपण की बात की थी। आज हम लोग संक्षेपण के ठीक विपरीतार्थक जो शब्द है वह शब्द क्या है? पल्लवन। यानी कि संक्षेपण अगर किसी भी चीज़ को 1/3 शब्दों में लिखने की प्रक्रिया है तो पल्लवन ठीक उसके विपरीत है, उल्टा है। जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कि अगर संक्षेपण का अपोजिट या संक्षेपण जो किसे हम कहते हैं प्रेसिस राइटिंग, कि प्रेसिस राइटिंग का अपोजिट जो है वह क्या होगा, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपेंशन। EXPANSION, एक्सपेंशन। फिर देखें EXPANSION, एक्सपेंशन। यानी कि जो अंग्रेजी शब्द आपका प्रेसिस राइटिंग है उसके अपोजिट, उसके विपरीतार्थक इस एक्सपेंशन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में होता है। हिंदी में संक्षेपण के विपरीतार्थक रूप में पल्लवन का प्रयोग किया जाता है, या हम सरल शब्दों में कहें कि पल्लवन संक्षेपण का विलोम है। और अगर हम पल्लवन के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो हमको ये ज्ञात होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव या विस्तार, या बढ़ाकर लिखना। तो इसके शाब्दिक अर्थ को फैलाव या विस्तार, यानी पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है फैलाव या विस्तार। इसीलिए जो है इसे विस्तारण और वृद्धिकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर विस्तार की गुंजाइश है, फैलाव की गुंजाइश है। जो हमारे पास सूत्र वाक्य है उसकी व्याख्या करते हुए उसकी वृद्धि करनी है, परिणामतः इसको विस्तारण और वृद्धिकरण भी कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाला है कि जब भी हम किसी भी तथ्य का, किसी भी सूत्र का, किसी भी लोकोक्ति का, किसी भी मुहावरे का, किसी भी कहावत का अगर विस्तार कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह विस्तार हमारा सुगठित, सुगंफित और जो विचार है उसका ही विस्तार होता है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है, या हिंदी या अन्य भाषाओं में भी आप देखेंगे जब हम किसी सामग्री को पढ़ते हैं तो उस सामग्री को पढ़ते हुए कुछ गूढ़ात्मक वाक्य, कुछ जो है सूक्तियाँ, कुछ मुहावरे, कुछ अवतरण हमारे बीच में ऐसे आ जाते हैं जिनको समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, और वह तब तक हमारी समझ में नहीं आते जब तक कि उनका मंतव्य स्पष्ट ना किया जा सके। अब जैसे कल देखें, कल हम लोग बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त के साकेत पर, और साकेत पर मैंने जब रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन आपको लिखाया था तो उसमें मैंने एक बात की थी कि एक सेंटेंस आता था, लेकिन एक और भी ज्वालामुखी सब ऐहिक सुखों से वंचित रागवधू जो सीता देवी की छाया के नीचे घूंघट डाले खड़ी है, कवि के कमंडल से एक बूंद अभिषेक जल भी क्यों उसके चिर दुख तप्त नम्र ललाट पर नहीं पड़ा। आप देखेंगे निश्चित रूप से एक श्लिष्ट, सुगठित और गुंफित विचार का वाक्य है। अगर इसमें हमको ये बोध नहीं है कि कवि किसकी बात कर रहा है, यानी कि हमें प्रसंग का बोध नहीं है, और अगर पहले की पंक्तियां हमको नहीं मालूम है जिसमें कि ऋषि वाल्मीकि के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि जब उन्होंने
अपने काव्य की रचना की, रामायण जैसे काव्य की रचना करी, तो उन्होंने सीता देवी और राम की चर्चा तो जगह जगह करी, या सीता के त्याग की चर्चा तो जगह जगह की, लेकिन एक और ऐसी ऐहिक सुखों से, यानी कि अपनी इच्छा के अनुरूप जो सुखों को जी सके, ऐसी जो वधू है, राग वधू, जो भी राग से परिपूर्ण है, रस से परिपूर्ण है, जिसके अंदर भाव जागृत है, लेकिन वह राग वधू उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि वह सीता देवी की छाया के नीचे घूंघट डाले खड़ी है। किसी की छाया के नीचे घूंघट डालने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि सीता का चरित्र, सीता के व्यापकता इतनी अधिक हो गई है कि उर्मिला जो उसकी छोटी बहन है, उन सब का चरित्र उसकी छाया में ही छुप गया है, छाया में ही आ गया है। यानी मेरे के लिए कहने का, यहाँ पर उदाहरण देने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे कठिन, ऐसे सुगंफित वाक्य आ जाते हैं जिनको कि हमारे लिए स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना रहती है। तो ऐसे वाक्यों का, ऐसे सूक्तियों का, ऐसे मुहावरों का, ऐसे अवतरणों का, अवतरण यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हो रहा है? अवतरण से हमारा तात्पर्य है अनुच्छेद। अवतरण का अर्थ होता है अनुच्छेद। तो अवतरण कहावतें जो मिलती हैं, जिनका कि अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता, और उस अर्थ को, उसके मंतव्य को, उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए हम जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसे हम लोग पल्लवन कहते हैं, या विस्तारण कहते हैं, या वृद्धिकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य, फिर से नोट कर लें, वाक्य, सूक्ति, मुहावरा, अवतरण, कहावत, या सीधी सीधी बात कहें कि जब भी कोई ऐसा तथ्य जो अविधा में प्रथम दृष्टया हमारे बोध में, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब उसकी व्याख्या की जाती है, तो उसको हम पल्लवन कहते हैं। और ये संक्षेपण के ठीक विपरीत है, क्योंकि संक्षेपण में हम जो हमारे सामने अनुच्छेद हैं उनको हम सीमित करते थे, लेकिन पल्लवन में जो है हमें इसका विस्तार करना पड़ता है। अब देखना हमको ये है कि पल्लवन की विधि क्या है, पल्लवन कैसे पूर्ण होता है। चूँकि हम लोग संक्षेपण को पढ़ चुके हैं, तो कुछ चीज़ें संक्षेपण की यहाँ भी व्यवहारिक रूप से लागू होती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में ही जो भी उसका कर्ता है, यानी जो संक्षेपण करने वाला है या जो पल्लवन करने वाला है, उसके अंदर गुण लगभग एक समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम आपसे बात करें कि पल्लवन कर्ता के गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो नंबर 1 पर देखें, पहला गुण उसका है गहन अध्ययनशील। पल्लवनकर्ता का पहला गुण क्या होना चाहिए? गहन अध्ययनशील। गहन अध्ययनशील होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वह जिस सामग्री को पढ़ रहा है या जिस सामग्री को उसे समझाना है, उस सामग्री को समझाने के लिए पहले उसका समझना अनिवार्य है, और चूंकि उसको उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यदि उसे कोई उदाहरण देना है, कोई उसे साक्ष्य देना है, कोई उसे उपमा देनी है, कोई उसे दृष्टांत देना है, तो जब तक उसका गहन अध्ययन नहीं होगा, तब तक उसके लिए इसको समझने में, या कहें समझ तो वह स्वयं लेता है, लेकिन समझाने में कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
दूसरी विशेषता पल्लवनकर्ता में क्या होनी चाहिए कि सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति। क्या विशेषता हुई? सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति। केवल पढ़ना ही अनिवार्य नहीं है। आप देखते हैं कि आप जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकों को पढ़ने की दो प्रक्रिया होती है। एक तो जब आप अत्यंत गंभीरता के साथ उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको आप एक एक पंक्ति बड़ी सूक्ष्मता के साथ उसकी पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं या पढ़ने में आती हैं कि जिनसे हमारा सीधा साक्षात्कार तो नहीं होता, लेकिन चाहे मनोरंजन के लिए या थोड़े बहुत ज्ञान की वृद्धि के लिए या किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए या किसी के मन को रखने के लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं। जैसे आप देखें कि आपने बचपन में और अब भी कभी कभी आप जो पाठ्यक्रम में उपन्यास कहानी नहीं है, अगर उनको के रुचि के अनुसार पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दो दो चार चार पन्ने आप पढ़ते हैं, फिर दो चार पन्ने पलट देते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे पढ़ लेते हैं। जैसे आजकल आप देखते भी होंगे ये टीवी रेडियो जो सब आपके मोबाइल पर आ गया है, और अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कोई सीरियल सामने हैं, तो आप क्या करते हो कि देखते हो, फिर थोड़ा जब मन नहीं लगता उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हो। यानी कि केवल सूचना के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, केवल जानकारी के लिए हम जब निरीक्षण कर पढ़ रहे हैं तो हम बहुत गंभीरता से उसको नहीं देखते। गंभीरता से क्या देखते हैं? जब हमें किसी के प्रति हमारी जवाबदेही निश्चित हो, जब हमारे लिए ये आवश्यक हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो हमने जो पढ़ा है ये हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन में समय समय पर बार बार दोहराया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? आप उस पुस्तक का, उस सामग्री का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करते हो, और उसका अध्ययन करते समय जो उसकी मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप रेखांकित कर लेते हो या कहीं पर अलग से लिख लेते हो। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति। कि यानी उस पुस्तक में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके आप नोट्स बना लेते हो। कक्षा में भी जब आप बात करते हैं, हम और आपसे बात करते हैं, तो बहुत सी बातें हम लोग कहते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक बातें होती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। बाकी उन बातों को हम फैलाकर या विस्तार करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसी में देखें, जब पल्लवनकर्ता गुण की हमने बात करी तो पहला बिंदु रखा गहन अध्ययनशील, और दूसरा बिंदु रखा सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से हमारा क्या तात्पर्य है, ये हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखें कि वह एक 3 शब्दों का जो वाक्य है, पद है, वह 3 शब्दों का पद कितने अनुच्छेद में बदल गया। तो तात्पर्य यह है कि हम जब किसी सामग्री को पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हैं, और उन रेखांकित करे हुए बिंदुओं को, जो कहावत भी हो सकती है, वह किसी का कथन भी हो सकता है, वह लोकोक्ति भी हो सकती है, वह मुहावरा भी हो सकता है, तो उसको समझाने के लिए हमें उसका विस्तार करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सामग्री में से उन तथ्यों को छांटना होगा जो कि प्रथम दृष्टया समझ में आने वाले नहीं हैं, या प्रथम दृष्टया ये अपेक्षा करते हैं कि उन पर और गंभीरता से विचार किया जाए, तब उनका अर्थ स्पष्ट होगा। या शब्द शक्तियों के रूप में कहें कि जिनका अर्थ सीधे सीधे अभिधा या लक्षणा से नहीं निकल पा रहा है, तो व्यंजना के आधार पर अर्थ निकालने के लिए हमको
उसकी एक गंभीर व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यह गंभीर व्याख्या करने के लिए आपको सामग्री में से सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें पकड़नी हैं। इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, जो एक पल्लवनकर्ता के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो पैराग्राफ आपके सामने है, पूरी एक किताब आपके सामने है, और उस किताब के अंदर से किस चीज़ को हमें विशेष रूप से समझाना है, जिससे कि किताब का मुख्य भाव, जो मुख्य विचार है, वह लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए हमें सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात आती है तार्किकता की। देखिए, तार्किकता होना यह एक अत्यंत आवश्यक है। तर्क का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह लड़ाई झगड़े का नहीं है, या अनायास बिना बात के या बिना तथ्यों के या केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केवल अपनी बात के पीछे पड़े जाना या अपनी बात पर अड़े रहना, ये कोई तर्क नहीं कहलाता। हम जिस सामग्री को पढ़ रहे हैं और जो चीज़ हमें लगा कि ये कठिन है, तो उस सामग्री की कठिनता को दूर करने के लिए हम जो उदाहरण जुटाएंगे, जो हम दृष्टांत जुटाएंगे, जो हम उसका सरलीकरण के लिए शब्दों का चयन करेंगे, वह तर्क सम्मत होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, अभी मैं चर्चा आपसे की थी कि सीता माता के घूंघट के नीचे खड़ी हुई, छाया में खड़ी हुई। अब सीता माता के घूंघट की छाया का अगर हम सही व्याख्या नहीं करेंगे, या हमको ये मालूम नहीं है कि सीता माता की जब बात कवि कर रहा है तो केवल उर्मिला ही नहीं, श्रुतिकीर्ति भी है, मांडवी भी है। राम वनवास गए, सीता उनके साथ में गई, लक्ष्मण चले गए, लेकिन उर्मिला घर में ही रही। राम के प्रति अपने भक्तिभाव के कारण भरत ने भी जो है अपनी श्रृंगवेरपुर में निवास करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह राजमहल में ही रही। तो केवल अकेले सीता ने ही नहीं, अपितु अन्य तीनों बहनों ने भी उस राम के वनवास की व्यथा को किसी न किसी रूप में सहा था। लेकिन चूंकि सीता का चरित्र इतने विस्तार के साथ व्याख्यायित हुआ कि उन सब ने उस विरह के समय को किस प्रकार व्यतीत किया, कवियों ने उस पर चर्चा नहीं की। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे पास तर्क होना चाहिए कि कवियों ने चर्चा क्यों नहीं की, किस कारण से छूट गए, या कवियों को चर्चा क्यों करनी चाहिए थी। तो जब हमारे पास अपनी बात को समझाने के लिए कोई तर्क अगर बेढंगा है तो उसकी उपयोगिता नहीं होती। अतः हम अपने तर्क जो प्रस्तुत करें वह तर्क हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो हमने अपनी निरीक्षण शक्ति से जिस सामग्री में से जो सूक्तियाँ, जो वाक्य या जो कुछ भी रेखांकित करने योग्य है उसको संकलित किया है, तो उसको तर्क सम्मत ढंग से प्रस्तुत कर सकें। दूसरी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम अपने विचारों को, तार्किकता की बात कर रहे हैं ना, तो तर्क रखें। तो तर्क में एक चीज़ तो क्या है कि किसी उस तर्क का कोई ना कोई सटीक कारण होना चाहिए, और दूसरा जो तर्क आप दे रहे हैं उसमें और मूल सामग्री में कोई तारतम्य होना चाहिए। तारतम्य से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि उसमें मूल सामग्री में और आपके तर्क में दोनों में एक समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात कहीं की है और हम बात कहीं की कर रहे हों। और ये जब तारतम्यता रखने के लिए
और इसको हमें बिंदुवार क्रमबद्ध रूप से भी रखना है, क्रम बना हुआ हो। अब आपसे कहा जाए कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आप कांड बता देंगे। फिर हमसे आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें क्रम से बताइए। अब क्रम से बताने में आपने पहला कहा बालकांड और फिर कह दिया उत्तरकांड, या आपने कर दिया लंका कांड, तो यह क्रमबद्धता नहीं कहलाएगी। हमको श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनको क्रम से ही लेकर जाना पड़ेगा, तभी हम प्रारंभ से लेकर अंत तक राम के जीवन की कथा को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पर तारतम्यता और क्रमबद्धता ये भी जो है एक पल्लवनकर्ता का गुण है, यानी कि पल्लवनकर्ता अपने द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री जिसका कि वह विस्तारण कर रहा है, उसके लिए वह तर्क सही ढंग से दे और उसको जब लिखे तो उसको लिखते समय क्रमबद्धता का और तारतम्यता का भी ध्यान रखें। चौथी बात आती है इसके पीछे पल्लवनकर्ता के गुण में, वह आती है तटस्थता। तटस्थता से हमारा क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, यानी जिस भी वाक्य का, जिस भी सामग्री का पल्लवनकर्ता विस्तार कर रहा है उसमें अपना अभिमत ना दे, क्योंकि अपना अभिमत देना अच्छा नहीं माना जाता है। कारण यह है जो उस सामग्री का जो मूल अर्थ है वह मूल अर्थ ही स्पष्ट होना चाहिए। और मूल अर्थ कब स्पष्ट होगा कि जो शब्द, जो वाक्य जिस संदर्भ में, जिस परिस्थिति में, जिसके द्वारा जिस भाव से कहा गया है, उस भाव के साथ ही पल्लवनकर्ता को उसे प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें अपना मंतव्य, अपना विचार, अपनी इच्छा वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और अगर पल्लवनकर्ता ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह अर्थ का अनर्थ कर देगा, और जो सामग्री जो आप तक संप्रेषित की जाने वाली है, जिस व्यक्ति का कथन है, उस व्यक्ति का कथन आप तक पहुंचाया जाना है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाएगा और इस कारण से उस व्यक्ति के प्रति, उस सामग्री के प्रति आपकी राय परिवर्तित हो सकती है। तो अतः पल्लवन करते समय ये ध्यान रखें कि हमें हमेशा सामग्री के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है, या छठवां बिंदु कह सकते हैं पल्लवनकर्ता के गुणों में, कि उसके अंदर व्याख्यात्मक शक्ति संपन्न होनी चाहिए। व्याख्यात्मक शक्ति संपन्नता, यानी कि बात की व्याख्या करने का गुण। क्योंकि अगर वह बात को खोलने में, यानी उसके बाद अगर मान लीजिए शब्द कम पड़ गए, या वह मितभाषी है, या वह कम लिखता पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में वह शब्दों को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक अच्छे पल्लवनकर्ता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उसके अंदर किसी भी चीज़ की तर्क सहित तारतम्य और क्रमबद्धता के साथ व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि अपनी बात को कहने का ढंग, अपनी बात को स्पष्ट करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर व्याख्या करने की क्षमता नहीं है, हालांकि व्याख्या करने की क्षमता आएगी कहाँ से? अगर वह तर्क से परिपूर्ण है, उसके अंदर तार्किक बुद्धि है, अगर वो गहन अध्ययनशील है, वह छोटी छोटी चीज़ों को पहचानने का सामर्थ्य रखता है, तो आप निश्चित रूप से जानें
कि जो इतना अध्ययनशील और तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण होगा तो उसके अंदर बात को कहने का ढंग भी अवश्य आता होगा। तो यह पल्लवनकर्ता का एक गुण है कि उसके अंदर व्याख्या करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसके बाद आता है अगला गुण, वो आता है भाषिक क्षमता। हालांकि व्याख्यात्मक शक्ति का एक उपभाग जो है भाषिक क्षमता हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बातों ही बातों में हम लोग किसी को भी जीतने में सक्षम हो जाते हैं। कई हमारे नैतिकता के दोहे मिलते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि जो आपके बैन हैं, आपकी वाणी हैं, उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि अपनी बात को आप अभिव्यक्त कर सकें, और अभिव्यक्त करने के लिए भी आपको बड़ी शालीनता, बड़ी तारतम्यता, बड़ी क्रमबद्धता का, बड़े तर्क का परिचय देना चाहिए। और भाषिक क्षमता की अगर हम बात करें तो भाषिक क्षमता कहाँ से आएगी? जब हमारा ज्ञान समृद्ध होगा, हमें शब्दों की जानकारी होगी, और शब्दों की नहीं, केवल सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि शब्दों के पर्यायों की भी जानकारी होगी। यानी पर्यायवाची, एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। किस तथ्य पर, किस वाक्य पर कौन सा पर्याय खरा उतरेगा, इसकी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हम छोटे वाक्य को विस्तार दे सकें, और विस्तार देते समय अपने वाक्यों का या शब्दों का चयन इस प्रकार से रखें कि वह अधिक विस्तार ना पाए, और छोटे छोटे वाक्यों में अगर हमें 4 बार समझाना पड़े, 10 बार हमको उसका कोई उदाहरण देना पड़े, तो हमें उसमें किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव ना हो। यानी कि अच्छी वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों की जानकारी, शब्दों की जानकारी होना भाषिक क्षमता के अंतर्गत आएगा। व्याकरण की जानकारी होना भाषिक क्षमता के अंतर्गत आएगा। अगर आपके तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने की शैली, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, वह आपकी भाषिक क्षमता के अंतर्गत आएगा। यानी कि शब्दों की जानकारी, उसमें पर्याय भी हैं, उसके अर्थ भी हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हमको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर अर्धविराम लगेगा, कहाँ पर विराम लगेगा, कहाँ पर संबंध बोधक चिन्ह लगेगा, कहाँ पर जो है हमको जो है योजक चिन्ह से काम चलाना है। यानी इन चिन्हों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर केवल बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन लिख रहे हैं तो इस व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है। और अगली बात जो है कि जो आप लिखें उसमें क्रमबद्धता बनी हो। तो जब इस तरह की बात होगी तो एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लेखक उत्पन्न हो सकता है। तो हमें भाषा की क्षमता या भाषिक क्षमता हमारे अंदर अच्छी होनी चाहिए। और अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं अभ्यास। अभ्यास हर चीज़ का सार है। केवल एक बार सिद्धांतों को पढ़ लेने से, एक बार सिद्धांतों की जानकारी कर लेने से किसी चीज़ को पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जो सिद्धांत आपने पढ़े हैं, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, अगर व्यवहारिक क्षेत्र में वह ज्ञान उपयोग में नहीं लाया जाता तो उस ज्ञान का महत्व नहीं रहता। हम जानते हैं कि हम लोगों ने दुभाषिया पर भी बात की थी, और दुभाषिया पर बात करते हुए हम लोगों ने देखा था कि अभ्यास अत्यंत अनिवार्य है। तो इस बात का ध्यान रखें कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, इस तथ्य को कभी ना भूलें। चाहे आप संक्षेपण कर रहे हो, चाहे आप पल्लवन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी संदर्भ में कोई भाषिक ज्ञान अर्जित कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप
अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपने जो पढ़ा हुआ है वह आप भूलते जाएंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें कम समय में, मैंने कहा कि कार्यालयों में ये स्थिति आती है, विभिन्न धार्मिक स्थानों पर ये स्थिति आती है, विभिन्न अखबारों में ये स्थिति आती है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में यह स्थिति आती है कि हम लोगों को सामग्री को पल्लवित करने के लिए अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप अभ्यासरत नहीं हैं, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, तो आप निश्चित रूप से उस सामग्री का सही समय पर, उचित समय पर या समय सीमा के अंदर उसका जो है पूरा कार्य करके देने में सक्षम नहीं होंगे। अतः हमें अभ्यास करना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ पल्लवनकर्ता के गुण हैं। आज क्योंकि समय हो रहा है तो हम लोग यहीं पर रोकेंगे और अगला बिंदु जो कल उठाना है हम लोग को कि पल्लवन कैसे किया जाए या पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आज के बारे में अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के संदर्भ में।